everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel Science Side. We will do the revision of digestion chapter of the 11th class for the NEET exam. Let's start the MCQs with the question number 1. And the question number 1 is enterokinase help in the conversion of what? Options are there. एंटीरोकाइनेस किस चीज की कन्वर्जन में हेल्प करता है? तो एंटीरोकाइनेस में एंटीरो वर्ड जो है ना बच्चे यहाँ पे दैट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। ये अगर वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो समझ आना कि इंटेस्टाइन की बात की हुई है। और अगर आपको काइनेस वर्ड दिख जाए यानी एस वर्ड आपको किसी के साथ जुड़ा दिख जाए तो समझ आना किसी एंजाइम की बात की हुई है। इंटेस्टाइन के जो एंजाइम है एंटीरोकाइनेस जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट है जिसने काम स्टार्ट करना है डाइजेशन का, हम उस चीज की बात करते हैं कि ये किस चीज की कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है। बच्चे ये है इंटेस्टाइन का एंजाइम, लेकिन ये एक्ट करता है पैनक्रियाज के ऊपर और पैनक्रियाज में जाके ये क्या करेगा, ये ट्रिप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है उस इनएक्टिव फॉर्म को ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा यानी ट्रिप्सिन बना देगा। और ट्रिप्सिन जैसे ही बनता है, आपको पता है ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन की डाइजेशन करना ट्रिप्सिन का काम होता है, तो प्रोटीन की डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द आंसर फॉर द एंटीरोकाइनेस दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में पैनक्रियाज के अंदर पड़ा है उसको ट्रिप्सिन यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। नाउ द ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है What is the enzyme that break down lactose? अब लैक्टोज क्या है बच्चे, हमारे पास ना एक होती है मिल्क प्रोटीन, एक होती है मिल्क शुगर। ये लैक्टोज जो है ना यहाँ पे ये मिल्क शुगर है बच्चे। और अगर शुगर है तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास उसकी डाइजेशन की बात करनी हो हमने तो हम अमाइलेज को यूज करते हैं। अमाइलेज हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिल्क वर्ड है तो लैक्ट वर्ड जो है वो यहाँ पे एडअप हो जाएगा एस के साथ। डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा कि लैक्ट एस जो है लैक्टेस वो हेल्प करेगा, ये एंजाइम जो है ये हेल्प करेगा किसकी डाइजेशन में, मिल्क शुगर की डाइजेशन में। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? फिर मिल्क प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? क्योंकि यहाँ पे नाम ही बच्चे प्रोटीन है तो आपको पता है हमारे पास जो स्टमक है उसमें प्रेजेंट होता है पैप्सिन और हमारे पास जो पेनक्रियाज है उनसे रिलीज होता है ट्रिप्सिन। तो ये दोनों मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिल्क प्रोटीन का नाम मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज केसिन। ठीक है। और अगर इन्फेंट्स की बात करें, बड़ों में तो पैप्सिन और ट्रिप्सिन हेल्प करते हैं, लेकिन अगर मैं छोटे बच्चे यानी इन्फेंट्स की बात करूं जो सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट है, मदर मिल्क पे डिपेंडेंट है, उनमें ये जो केसिन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू पैराकेसिन। और कौन कन्वर्ट करता है, कौन हेल्प करता है भाई इस कन्वर्जन में? रेनिन इसमें हेल्प करता है। आपको ये भी बात याद रखनी है, ये बहुत जरूरी बात है। एडल्ट में पैप्सिन और ट्रिप्सिन और छोटे बच्चों में यानी इन्फेंट्स में आपका केसिन पैराकेसिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन कौन करता है? रेनिन इज यूज्ड इन दिस कन्वर्जन। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो कि लैक्टोस जो है उससे रिलेटेड था तो एंजाइम का नाम है लैक्टेस यानी डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डैश स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, आपको पता है स्टमक जो है हमारे पास जो फूड पाइप है हमारे पास दैट इज ईसोफेगस, उसके बाद हमारे पास स्टमक आ जाता है और स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, पायलोरिक मसल होती हैं, ये स्टमक है। स्टमक की जो म्यूकोसा की लेयर है, आपको पता है ना जो गट होती है हमारे पास, गट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन या मैं इंटेस्टाइन की बात करूँ, लार्ज इंटेस्टाइन की, या मैं स्टमक की बात करूँ तो हमारे पास 4 लेयर्स होती थी, म्यूकोसा की, सब म्यूकोसा की, मस्क्यूलैरिस की और उसके बाद सेरोसा की। ये 4 लेयर्स हमने पढ़ रखी हैं। म्यूकोसा की लेयर्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। ये जो लेयर है म्यूकोसा की ये बिल्कुल इस साइड वाली, यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह के कुछ ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को। तो हमारे पास बच्चे आपने डिफरेंट डिफरेंट ना सेल्स पढ़े होंगे, मैं आपको नाम बता रही हूँ यहाँ पे। आपने जी सेल्स पढ़े होंगे, आपने एस सेल्स पढ़े होंगे, आपने सी के
चुप चुप के सेल्स, ये शॉर्टकट है याद रखने का, सीसी के, चुप चुप के काम करते हैं कुछ। सीसी के सेल्स पढ़े होंगे आपने, के सेल्स पढ़े होंगे। ये जी सेल्स जो हैं, जब गैस्ट्रिक वर्ड हम यूज करते हैं तो हम स्टमक की बात करते हैं, तो ये गैस्ट्रिक वाले सेल्स हैं और ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन, तो गैस्ट्रिन जो है ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूसेस के रिलीज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, स्टार्ट कर देता है उन जूसेस का सिक्रेशन करना। तो गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द जी सेल्स, और जी सेल्स जो हैं ये यहाँ पे ही आपका जो म्यूकस का लेयर है उसमें म्यूकस नेक सेल्स आपने पढ़े हैं, और उसके बाद आपने ये जी सेल्स पढ़े हैं, ये यहाँ पढ़े हुए हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स यहाँ पढ़े हुए हैं, चीफ सेल्स यानी पैप्टिक सेल्स यहाँ पढ़े हैं। ये सारे सेल्स अपना अपना कुछ काम करते हैं। उसमें से जो जी सेल्स हैं उनका जो गैस्ट्रिन है ये हेल्प करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। स्टमक यानी गैस्ट्रिक वाला जो पार्ट है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास की बात करते हैं ना हम, इस तरह से लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये एक आपका हेटेरोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियास। तो ये पैनक्रियास में आपने देखा है एसिनाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीशन के लिए यहाँ पे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं पैनक्रियास में। ये पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज हुआ है इट इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ, जैसे अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन में हमने गैस्ट्रिक जूस के लिए जी सेल्स को देखा था। अब पैनक्रियाटिक जूस, ये जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, ये टीरोक्राइन ग्लैंड है, इसके जूस के रिलीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन स्टिमुलेट करता है इसके रिलीज को? तो मैंने अभी आपको बताया, हमने कुछ सेल्स के नाम याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन करवाना। इसके अलावा हमारे पास एस सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीटिन को, ये नाम आप देख रहे हैं, दिस इज द हार्मोन विच इज रिलीज बाय द सिक्रीटिन, एस सेल्स, ठीक है, सिक्रीटिन इज अ हार्मोन। उसके बाद सी के कॉलीसाइटोकाइनिन, आपके पास सेल्स होते हैं जो कि कॉलीसाइटोकाइनिन को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं, और ये दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड को, ताकि वो जूसेस को रिलीज कर सके, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में के सेल्स होते हैं बच्चे, के सेल्स और जी सेल्स का आपस में रिलेशन है। के सेल बच्चे इनहिबिट करते हैं जी सेल्स की सिक्रीशन को, आपको ये याद रखना है। जी सेल अपना काम कर रहा था ना, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन के सेल इसका ऑपोजिट है, इसका दुश्मन है। ये बोल रहा है कि अब आपको काम नहीं करना है, आप अपना काम स्टॉप कर दो, यानी इनहिबिट कर दो। लेकिन ये दोनों जो बीच वाले सेल्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में, ये भी इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट है, ये तीनों जो हैं इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ पैनक्रियास। मतलब रिलीज इंटेस्टाइन में होते हैं ना बच्चे, और एक्ट कहाँ करते हैं, ये एक्ट करते हैं पैनक्रियाज में। ये दोनों, इन दोनों की बात कर रही है, ये दोनों इंटेस्टाइन में रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन एक्ट करते हैं पैनक्रियाज में। सिक्रीटिन क्या करता है, अगर किसी को याद हो, ये बाइकार्बोनेट्स के रिलीज में हेल्प करता है, यानी अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने के लिए सिक्रीटिन हेल्प करता है। और कोलिसाइटोकाइनिन जो है आपका इंजाइम्स का रिलीज करता है, किसमें, पैनक्रियाज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको आंसर बता देती हूँ, इसमें बोथ 1 और 2 हमारे ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ है, ह्यूमंस में लैक्टियल जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो जब भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की बात करते थे, इस तरह से हम इनफोल्डिंग्स की बात करते थे, विलाई के ऊपर भी हमने देखा है कि कोल्यूमिनर एपिथेलियम के माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते थे, इस तरीके से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते थे। तो ये जो विलाई हैं इनके बीच बीच में आपको इनके बीच में आपको क्या दिखते थे, क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन दिखते थे। इसके अलावा इनके बीच में आपको दिखती थी ब्लड वेसल्स, इनके बीच में क्या जाती थी, ब्लड वेसल्स जाती थी, ठीक है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो दे सके और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल सके। इसके अलावा
लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती थी। क्या प्रेजेंट होती थी? ये वाला जो रीजन मैंने बनाया है, अभी मैं इसको रेड बना रही हूँ लेकिन ये वाइट कलर का होता है, दिस इज नोन एज लैक्टियल। इसको लैक्टियल बोलते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? एक विलाई ये रहा, दूसरा विलाई ये रहा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि विलाई किसके लिए होते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए। किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये विलाई किसके लिए हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, जब आपको पता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में चल रहा होता है, तो ब्लड वेसल्स के साथ साथ बीच में हमें दिखती हैं कुछ वाइट कलर की लिम्फ वेसल्स। कैसी कलर की? वाइट ब्लड, आपकी लिम्फ की वेसल्स हमें दिखती हैं। लिम्फ वेसल्स हमें दिखती हैं। ये वाइट कलर की क्यों होती है? क्योंकि इनमें बहुत सारा फैट जो है वो एब्जॉर्ब हुआ होता है, इसलिए ये हमें वाइट दिखती हैं और इनका नाम हम देते हैं लैक्टियल। तो लैक्टियल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का अभी मैंने नाम बताया, लेकिन आपको पता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का एरिया कौन सा होता है? डिओडिनम में डाइजेशन होती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं और अपना काम करते हैं। लेकिन जजनम में और इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है और उसी एरिया में हम देखते हैं कुछ लिम्फ वेसल्स यानी लैक्टियल्स को। तो लैक्टियल्स कुछ नहीं है, फैट एब्जॉर्ब करने से वाइट कलर की आपको ये जो लिम्फ वेसल्स हैं वो दिखाई देती हैं, हम इनका नाम देते हैं लैक्टियल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है दैट इज ए, इलियम के अंदर हम इन लैक्टियल्स को देखते हैं। ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे, डिओडिनम, जजनम और इलियम। डिओडिनम, जजनम और इलियम। तो इलियम वाले पार्ट में हम देखते हैं, इस थर्ड वाले पार्ट में हम देखते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाले एरिया में हम देखते हैं कि लैक्टियल प्रेजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, one of the reason why some people cough after eating a meal may be due to the improper movement of what? आपसे पूछा है कि खाना खाते हुए कई बार खांसी आ जाती है, कफ करते हैं कई लोग, ऐसा क्यों? किस चीज़ की इम्प्रॉपर मूवमेंट होती है? तो आपको पता है कि ये जो भी हमारा माउथ वाला एरिया होता है, ठीक है, ये हमारा माउथ है जिससे हम क्या है फूड को अंदर लेके जाते हैं। दिस इज द माउथ एरिया। एक मिनट, दिस इज द माउथ एरिया, ठीक है, दिस इज द माउथ पार्ट जिससे हम क्या करेंगे, फूड को अंदर लेके जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? बकल कैविटी। फूड को अंदर लेके जा रहे हैं, ये हमारा नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से दैट इज विंड पाइप जो है वो स्टार्ट होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये दोनों जो हैं कॉमन पैसेज बनाते हैं। इस कॉमन पैसेज को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फेरिंग्स। दिस इज नोन एज फेरिंग्स। उसके बाद क्या होता है? विंड पाइप अलग हो जाती है, फूड पाइप अलग हो जाती है। विंड पाइप को क्या नाम देते हैं? विंड पाइप इज नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। और ये फूड पाइप है, फूड पाइप को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ईसोफेगस। ये ईसोफेगस आ गया, ये आपकी विंड पाइप आ गई, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया में हमें क्या देखने को मिलता है? वी हैव, जब ये एरिया स्टार्ट होता है हमें यहाँ पे एक ग्लोटिस दिखाई देता है। वी हैव अ पार्ट इन द विंड पाइप दैट इज नोन एज अ ग्लोटिस। इसका नाम है ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर बच्चे एक कवरिंग होती है, एक लिड जैसे होती है, कवरिंग होती है जिसका नाम होता है एपीग्लोटिस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज अ एपीग्लोटिस, जो मैंने बीच में ही डाल दिया। ये जो लिड है ये क्या करती है? जैसे ही आपके पास ये फूड पार्टिकल जो खाना है, जो कि मेरे को एंटर कहाँ करवाना है? फूड पाइप में, विंड पाइप में एंटर नहीं करवाना, तो ये जो लिड है उसको प्रॉपर मूव करके उसको क्या करती है? उसको फूड पाइप की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती, विंड पाइप नहीं चाहती कि जो फूड है वो यहाँ एंटर करे, वो उस तरफ फूड को एंटर करवाना चाहती है इस एरिया में, फूड पाइप वाले एरिया में। तो ये ग्लोटिस जो है वो मूवमेंट उस तरीके से कर रही होती है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर मूव करे तो खाना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है कि विंड पाइप की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हमें कफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ग्लोटिस के नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस के नीचे हमें
वॉइस बॉक्स दैट इज लैरिंग्स देखने को मिलता है। दिस इज वॉइस बॉक्स जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं। मैंने बनाया नहीं है सही ढंग से, मेरा बताने का मुद्दा यही था, मेन पर्पस यही था यहाँ पे कि जो आपका फूड पाइप है और जो विंड पाइप है, जब उनका एक कॉमन हम देखते हैं कॉमन एक पैसेज हो रहा है, उस कॉमन पैसेज का नाम फेरिंग्स है। फूड पाइप ये रही आपकी, ये है आपकी विंड पाइप। इस विंड पाइप में सबसे पहले आपको इस एरिया में क्या देखने को मिलता है, ग्लॉटिस देखने को मिलता है। उस ग्लॉटिस की कवरिंग को यानी लिड जैसी कवरिंग को हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। एपिग्लॉटिस प्रॉपर मूवमेंट करवाती है उस फूड पार्टिकल की इन द फूड पाइप। ठीक है, विंड पाइप में नहीं आने देती। अगर आने की कोशिश करेगा फूड तो हमें कफ आनी यानी खांसी आना शुरू हो जाती है जब हम खाना खा रहे होते हैं। तो ये आपका जो फूड है उसका भी एक स्पेशल नाम होता है, उस नाम को याद रखना है, दैट इज नोन एज अ बोलस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर आंसर है एपिग्लॉटिस। मैं बार बार उस लिड उस कवरिंग के बारे में आपको बता रही थी, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th। एक छोटा बच्चा जो है जो सिर्फ मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट है, उसका जो स्टूल है यानी उसका जो पॉटी है वो कौन से कलर का है, येलो कलर का है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, क्या रीजन होता है कि हमारा जो यूरिन है उसमें भी थोड़ा सा येलो अपीयरेंस हमें दिखने को मिलता है, और जो हमारा स्टूल है या हम सिर्फ छोटे बच्चे की बात करें, ये जो स्टूल है ये येलो कलर का क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की वजह से। उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उसका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीविडिन। यानी हम बिलीरुबिन एंड बिलीविडिन दोनों का नाम नहीं लिख रही हूँ, एक का नाम लिख रही हूँ, जो कि बाइल पिगमेंट्स है। क्या है वो, बाइल के पिगमेंट्स है। बाइल क्या होता था, बाइल आपका कौन बनाता है भाई, लीवर। और लीवर के इसी बाइल के अंदर हमारे पास कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीविडिन। और ये दोनों बनते किससे हैं बच्चे, जब आपका जो हीमोग्लोबिन है ना, जो आपका ब्लड का प्रोटीन है, जब वो टूटता है ना, जब वो ब्रेक होता है, आपको पता है ना कि हर किसी सेल का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होता है। आरबीसी का 120 डेज के लिए होता है। जब वो ब्रेक हो जाते हैं ना, अपने ग्रेवयार्ड में जाते हैं, दैट इज स्प्लीन, तो वहां पे ये जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हीम प्रोटीन है, ये जो हीम प्रोटीन है, ये जब ब्रेक होती है ना बच्चे, तो ब्रेक होने से, इसके टूटने से, इसमें जो एफई है और इसके साथ जो ग्लोबिन प्रोटीन लगा है, ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये जब अलग होंगे तो इसमें से कुछ पार्ट जो है टूट के, जो नहीं चाहिए आरबीसी को, आयरन तो दोबारा से चला जाता है बोन मैरो में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, लेकिन ये जो आसपास का मटेरियल है जो नहीं चाहिए एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अब बच गया है, उसी को बिलीरुबिन और बिलीविडिन कहते हैं। और उसी की वजह से, क्योंकि ब्लड आपको पता है रेड कलर का आता है, तो उसमें से जो मटेरियल टूट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाएगा, ऑब्वियसली वो येलो कलर तो छोड़ेगा ना। तो दिस इज द बिलीरुबिन बिलीविडिन विच आर प्रेजेंट इन द बाइल एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो कलर इन द यूरिन इन द स्टूल। ओके, तो यहाँ पे आंसर है आपके पास बी ऑप्शन। 7th क्वेश्चन का बी है। नेक्स्ट मैं 8th क्वेश्चन पे पहुंच गई हूँ। Next question is, dash is the characteristic feature of epithelial cell of the intestine। आपकी जो इंटेस्टाइन है, ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें आपको पता है पिलाई के सर्कुलेट्स होते हैं, इस तरह से इनफोल्डिंग्स होती हैं। उन इनफोल्डिंग्स के ऊपर भी इस तरह से फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, इस तरह के फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। किस चीज के लिए इनको क्या बोलता, सबसे पहले वाले जो इनफोल्डिंग थे उनका नाम क्या था, पिलाई के सर्कुलेट। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक होगा। इनके ऊपर जो इन फोल्डिंग्स अब फिर से बन गई, उनका नाम क्या था, विल्लाए। उन विल्लाए के ऊपर भी मुझे कुछ कुछ कोल्यूमिनर एपिथेलियल के सेल्स देखने को मिलते हैं विद द इनफोल्डिंग। इनके ऊपर भी मुझे कुछ कुछ छोटे छोटे से सेल्स, इस तरीके के सेल्स जिनकी इनफोल्डिंग हो गई होती है, these cells are known as columnar epithelial cells। कौन से सेल्स, columnar epithelial cells बोलते हैं। और इनका ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, इनको क्या बोलते हैं,
माइक्रोविलाई किस चीज के लिए होते हैं? माइक्रोविलाई मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। किस चीज के लिए? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। और ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? विलाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो अब आप बताइए, डैश इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ये करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये है माइक्रोविलाई, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, बोलस नहीं, बोलस तो अभी मैंने आपको बताया, ग्लोटिस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वो जो आपके पास विंड पाइप में सबसे पहला एरिया जो आया था वो ग्लोटिस का ही तो आया था। उससे पहले तो कॉमन पैसेज था, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था विंड पाइप में ग्लोटिस, जिसकी एक लिड थी जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो फूड की प्रॉपर मूवमेंट टुवर्ड द विंड पाइप करवा देता है। अगर नहीं करवाएगा तो फिर खांसी आना शुरू हो जाती है हमारी, है ना। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ 3 पार्ट्स। अच्छा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। जैसे ही स्टमक वाला एरिया आपका खत्म होता है, यहाँ पायलोरिक स्फिंक्टर आपको देखने को मिलता है। तो आपको शुरू होता है एक सी वाला, उसके बाद तो इनफोल्डिंग ही इनफोल्डिंग देखने को मिलती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। बहुत सारी इनफोल्डिंग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, देन एसिमिलेशन के लिए हेल्प करते हैं। ये जो सी वाला पार्ट है दैट इज नोन एज अ डिओडिनम। देन हमारे पास आता है जर्जिनम, एंड लास्ट में ये जो एग्जिट वाला एरिया है दैट इज इलियम। ये 3 पार्ट हैं, और सबसे पहला पार्ट कौन सा है? डिओडिनम। तो यहाँ डिओडिनम आपको दिया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो 9th वाला था आपका। 10th, द सेल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस सिक्रीटिन बाय। अब आपको मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है कि जी सेल्स होते हैं हमारे पास, एस सेल्स बच्चे हमारे पास होते हैं, हमारे पास सी के पॉलीसाइटोकाइनिन सेल्स होते हैं हमारे पास, के सेल्स होते हैं हमारे पास, जो कि ये तीनों इंटेस्टाइन के हैं। और ये जो है ये गैस्ट्रिक यानी स्टमक वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट काम करता है जी सेल के। एस सेल्स और सीसी के सेल्स सिक्रीटिन को रिलीज करते हैं, और ये वाला जो सेल है पॉलीसाइटोकाइनिन को रिलीज करता है। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? द सेल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन आर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस। अच्छा, सिक्रीटिन ये जो है ये तो एस सेल्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन एस सेल्स की कौन कौन स्टिमुलेट कर रहा था एस सेल्स को कि आप सिक्रीटिन को रिलीज करो भैया सिक्रीटिन को? क्योंकि सिक्रीटिन रिलीज होगा ना बच्चे, तभी तो पैनक्रियाज के अंदर ये बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करवाएगा, बेसिक पीएच मेंटेन करवाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि स्टमक के अंदर कितनी पीएच होती है? स्टमक के अंदर तो भैया हाईली एसिडिक पीएच 1.8 पीएच जो है वो चल रही होती है। उस 1.8 पीएच को मेंटेन करने के लिए, यानी बेसिक बनाने के लिए, मुझे पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाना है। किसकी हेल्प लेनी है? सिक्रीटिन की। अब मुझे सिक्रीटिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे तो बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाने हैं ताकि इंटेस्टाइन की पीएच को मैं 7.8 यानी कि बेसिक बना सकूं। तो किसकी हेल्प लूं कि ताकि ये इनको स्टिमुलेट कर सके? मैं हेल्प लूंगी एसिड की। किसके अंदर? जो काइम है, जो मेरा फूड मटेरियल था, जो स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर रहा था, जिसका नाम अब मैंने काइम रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा एसिड है। यही एसिड रिस्पॉन्सिबल होगा एस सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए कि सिक्रीटिन को रिलीज करो भैया, पेनक्रियाज को बोलिए कि बाइकार्बोनेट को रिलीज करें। तो ये एक प्रॉपर चैनल है। जो एसिड होता है ना फूड में, वही रिस्पॉन्सिबल है एस सेल्स को स्टिमुलेट करने में, सिक्रीटिन को रिलीज करवाने में, और सिक्रीटिन के रिलीज के बाद पैनक्रियाज जो है वो बाइकार्बोनेट का रिलीज करेंगे और उसको बेसिक बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक फूड नहीं रहता, बेसिक बन जाता है। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन आ गया। इंटेस्टाइन जो है उसमें ये वाला जो म्यूकस का लेयर है, देन आपके पास सब म्यूकोसा आ जाता है, देन मस्क्यूलरिस आता है,
देन आपके पास सेरोसा आता है। ये लेयर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं 4। म्यूकोसा वाली लेयर में जो आपके विलाय हैं इस तरह से, इन विलाय के बीचों बीच आपको कुछ कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। दैट ग्लैंड्स आर नोन एज क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुन। खून अच्छा किस चीज का रिलीज करने में हेल्प करते हैं, कोई बता सकता है? तो क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुन, जो कि म्यूकोसा वाले विलाय के बीच बीच में प्रेजेंट है। इन फोल्डिंग जो होती हैं हमारे, उनके बीच बीच में ये प्रेजेंट है। ये रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को। क्या नाम होता है इंटेस्टाइनल जूसेस का? सक्कस एंटेरिकस। दैट इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्कस एंटेरिकस इज द इंटेस्टाइनल जूस। कौन रिलीज करता है? क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुन। क्रिप्ट ऑफ ल्यूबरकुन कहाँ प्रेजेंट है? म्यूकोसा के लेयर में। जब हम इन फोल्डिंग्स यानी विलाई की बात करते हैं तो विलाई के बीच बीच में आपको इन क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुन यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है सिक्रीशन ऑफ सक्कस एंटेरिकस। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग इन द वर्टिब्रेट स्टमक नॉट डैमेज्ड बाय द HCl। स्टमक में बहुत सारा HCl था, पीएच कितनी थी? 1.8, बहुत ज्यादा क्या है? एसिडिक। लेकिन स्टमक के ऊपर इस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकी जो लाइनिंग है इसमें क्या है? इनकी लाइनिंग में म्यूकोसा है। म्यूकोसा से क्या होगा? म्यूकोसा के पास है म्यूकस नेक सेल्स, और म्यूकस नेक सेल्स क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस को रिलीज करते हैं। और म्यूकस का ये जो सिक्रीशन है ये कवरिंग द एपिथेलियम, ये प्रोटेक्ट करता है HCl के इफेक्ट से। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें, हमारे स्टमक को HCl के बैड इफेक्ट, एसिडिक इफेक्ट से। बैड तो नहीं, एसिडिक इफेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करती है। न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं होगी, न्यूट्रलाइजेशन तो बच्चे इंटेस्टाइन में जाके होती है, वहां पे बाइकार्बोनेट्स पेनक्रियाज रिलीज करते हैं और अल्कलाइन वहां होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में एक और ग्लैंड था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उसका, दैट इज ब्रूनर ग्लैंड, जो कि अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। बैक्टीरिया एंटरिंग विद द कंटामिनेटेड फूड किल्ड इन द स्टमक बाय। आपके फूड में कई बार बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं और स्टमक के अंदर ऐसी क्या चीज है जो इन बैक्टीरियाज को किल करती है? तो बहुत ही इजी इसका आंसर है कि जो पेट में HCl है इन बैक्टीरिया को किल करता है। ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया को इसने किल कर दिया। दूसरा, अगर कोई बता सकता है मेरे को, अगर किसी को आता है तो, इसका क्या फंक्शन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इसका बच्चे ये है कि ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को, इनएक्टिव फॉर्म में पढ़ा है ना पेप्सिनोजन, तो मुझे तो प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है तो मुझे तो चाहिए पेप्सिन। तो पेप्सिन को बनाने में, एक्टिवेट करने में हेल्प करता है हमारा रियल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया की बात हुई थी, बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेट में होता है HCl, स्टमक में होता है HCl, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है बिलीरुबिन बिलीविडिन, ऑलरेडी डन। ये दोनों जो हैं कहाँ से बने थे? हीमोग्लोबिन। ठीक है, विच इज अ प्रोटीन इन द ब्लड। ये ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन जब RBC की जब आपका लाइफ साइकिल जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, ये कहाँ चले जाते हैं फिर? स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ द RBCs, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, वहां चले गए। तो ये जब हीमोग्लोबिन टूटा, इसके टूटने से मुझे क्या मिलेगा? बिलीरुबिन बिलीविडिन। अब ये आगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ चला जाएगा? बाइल में जाएगा, यानी लीवर में जाएगा। बाइल पिगमेंट्स बनेंगे और वो कलर प्रोड्यूस करेंगे किसमें? यूरिन के अंदर और स्टूल के अंदर, यानी पॉटी के अंदर। द कलर इज बिकॉज ऑफ द बिलीविडिन एंड बिलीरुबिन। ठीक है, तो बाइल इज यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। Which one is not an enzyme of the digestive system? का कौन एंजाइम नहीं है?
जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं और एंजाइम की बात करते हैं, एस वर्ड लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे की अमाइलेस जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लाइपेस लिपिड की जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, न्यूक्लियसेस होते हैं हमारे पास, जैसे डीएनएस और आरएनएस, न्यूक्लियसेस, इस तरह से हम कुछ एंजाइम जो हैं उनका नाम इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे एंटीरोकाइनेस बच्चे इंटेस्टाइन के अंदर ना एंजाइम था जो क्या करता है, ट्रिप्सिनो, इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन हो या पैप्सिन का नाम हो, ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन एंटीरोगैस्ट्रिन कोई आपका एंजाइम नहीं है, ये एक तरह से हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है किसी से मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ वीडियो। ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटे।